गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने भेड़े और भेड़िए पार्ट का रिवीजन शुरू किया था और उस क्रम में मैंने जो मेरे पास एक डाउट आया था मैंने उसको समझाया था। आज हम लोग इस पार्ट का शुरू से आखिर तक एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आज से शुरू करते हैं रिवीजन। पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ ही चुके हैं और समझ भी चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं उसको। तो इस पार्ट में जो मुख्य उद्देश्य है लेखक जैसा कि आप जानते हैं कि हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े व्यंग्य रचनाकार थे और वे समाज की में व्याप्त बुराइयों पे और जो गलत चीज़ें होती हैं, भ्रष्टाचार हो, चाहे चोरी चपाटी हो, चाहे लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो नेताओं द्वारा, या इन सब बातों पर उन्होंने करारा व्यंग्य करा हुआ है। तो ये जो पार्ट है उसमें भी हरिशंकर परसाई जी ने नेताओं पर एक व्यंग्य किया है। और कहानी हालांकि ये बहुत पहले की लिखी गई है, लेकिन ये आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है नेताओं के या कवियों के या धर्मगुरुओं के विषय में जो कुछ भी लिखा है आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि हमको आज भी अपने आसपास इस तरह के लोग दिखाई दे जाते हैं। तो लेखक का जो उद्देश्य है वो यही है कि जनता जो होती है वो आम जनता सीधी सादी होती है और वह बहुत ही जल्दी नेताओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और उनको उनके वादों पर विश्वास करके उनको वोट दे देते हैं। और उसके बाद अक्सर क्या होता है कि नेता अपनी बात से आगे चल के मुकर जाते हैं, क्योंकि वो उनका स्वभाव ही है। उन्हें अपना चुनाव जीतना होता है, उसके लिए वे झूठे सच्चे अनेक तरह के वादे करते हैं, बहुत सारे सपने दिखाते हैं जनता को कि अगर आप हमको जिता दोगे तो हम ये कर देंगे, आप हमको जिता दोगे तो हम आपके लिए ये अच्छा कानून लाएंगे। और उसके बाद जैसे ही एक बार वो जीत जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि अगले 5 साल तक कुछ नहीं हो सकने वाला है, जैसे ही वे जीत जाते हैं वे उन सब वादों को भूल जाते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है। और उस लुभावनी बातों में आकर अक्सर जो भोली भाली गरीब प्रजा होती है वो अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर जाती है। तो यहाँ पर लेखक का उद्देश्य ही यही है कि हमें समझना चाहिए, हमें जो भ्रष्ट लोग हैं, जो नेता जो मन के काले हैं और लेकिन हमें बात कुछ और बता रहे हैं, ऐसे लोगों को हमें पहचान कर हमें अपना चुनाव सही रूप में करना चाहिए, वरना वो हमें बहुत बड़ी मुसीबत दे जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा भी बन सकते हैं, हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो व्यक्ति को, इंसान को अपने आसपास नेता हो, चाहे जो लोग भी हैं, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वे समाज सेवक के रूप में हो, चाहे वो कवि लेखक के रूप में हो, हमें उनकी सच्चाई को समझकर ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए। अपने वोट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तभी हमारी सुरक्षा बनी रह सकती है। तो इस पार्ट में भी एक जंगल के विषय में बताया गया है कि जंगल में एक बार पशुओं को ऐसा लगा कि अब हम सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए। सभ्यता का मतलब होता है रहन सहन की जो स्थिति होती है, रहन सहन का जो तरीका होता है, कि अब हमारा रहन सहन इतना ज़्यादा समृद्ध हो चुका है, इतना ज़्यादा ऊपर उठ चुका है उसका लेवल, कि अब हमको डेमोक्रेसी ले आनी चाहिए। जंगल में जंगल राज चलता है, मतलब राजा का राज चलता है। वहाँ पर जो बलवान लोग होते हैं वे निर्बल लोगों के ऊपर सत्ता कायम करके रखते हैं। जबकि प्रजातंत्र में ऐसा, प्रजातंत्र होता क्या है कि जहाँ पर प्रजा ही अपने राजा को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और उन्हीं में से जो प्रजा होती है उन्हीं में से किसी प्रतिनिधि को चुना जाता है और उनके हिसाब से कानून बनाया जाता है। होता है या नहीं होता है ऐसा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रजातंत्र में होता यही है कि हम अपने में से ही बीच में से किसी एक को चुनते हैं, उसके बाद हम अपने अनुसार कानून बनवाने की उम्मीद रखते हैं। तो यहाँ पर भी पशुओं ने सोचा कि अब हम ऐसा करते हैं कि अपने जंगल में भी अब जंगल राज खत्म करके, राजा का शासन खत्म करके हम प्रजातंत्र ले आते हैं, और इससे क्या होगा कि हमारी बात मानी जाएगी, कानून हमारे अनुसार बनेगा, और इससे हमारे जंगल में जो है एक स्वर्ण युग आ जाएगा, सुख समृद्धि होगी। क्योंकि जब सब कुछ कानून के अनुसार चलेगा तो सुख समृद्धि आएगी और सुरक्षा का स्वर्ण युग। सुरक्षा का मतलब, क्योंकि जब प्रजातंत्र होगा तो कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर पाएगा, कोई बलवान लोग निर्बल लोगों को दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि
उनके चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो उनके बीच के प्रतिनिधि होंगे, वो उनकी बात को समझेंगे और उनके अनुसार कानून बनाएंगे। तो ये उनका एक सपना था कि हम प्रजातंत्र ले आएंगे। तो अब जो है हमारे समाज में भी एक स्वर्ण युग आ जाएगा सुरक्षा का और सुख समृद्धि का। अच्छा देखिए, लिखा है पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होता है? क्रांतिकारी परिवर्तन का अर्थ होता है कि एक जो बहुत बड़ा चेंज आना, बहुत बड़ा परिवर्तन आना, जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है, जो हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, उसको हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। तो उनका सोचना था कि प्रजातंत्र का आना भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि उससे हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। हमको जो है एक असुरक्षा की जो भावना है वो हमारे अंदर ख़त्म होगी और हमारे अनुसार नियम बनेंगे तो हम आगे भी बढ़ पाएंगे और हमारी सुरक्षा हो पाएगी। अब जहाँ पे ये जिस जंगल की बात हो रही है वहाँ पर बहुत सारी भीड़, मतलब वहाँ पर जो भेड़ें थी, शीप्स जो थी, उनकी संख्या जो ज़्यादा थी। और जो भेड़ें होती हैं वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा ईमानदार, नेक, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूंक फूंक कर खाता है। घास तक को फूंक फूंक कर खाता है का मतलब एक मुहावरा होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर घास को भी फूंक फूंक कर खाना का मतलब है बहुत सोच समझ कर कदम रखते थे, मतलब डर डर के कदम रखते थे। तो ये जो यहाँ पर भेड़ जो है वो हमारे समाज की जो आम जनता है, जो वोट देने वाली जनता है, उसका प्रतीक है। क्योंकि सामान्य जनता जो होती है वो नेक, ईमानदार, बहुत ही ज़्यादा दयालु, डरपोक टाइप की थोड़ी सी, और कुछ चीज़ों का विरोध ना कर सकने वाली, जो उनको जैसी पट्टी पढ़ा दी जाए वैसा मान लेने वाली, उस टाइप की प्रजा होती है। तो भेड़ों ने सोचा कि अब जब प्रजातंत्र आ जाएगा तो हमारा डर दूर हो जाएगा, हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि हम, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि उस जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे सामान्य रूप से भी एक सामान्य पब्लिक की संख्या ज़्यादा होती है, नेताओं की संख्या कम होती है, लेकिन वही कुछ गिने चुने नेता जो होते हैं वो भले ही हमारे चुने हुए क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे ऊपर ही राज चलाते हैं। तो भेड़ों ने क्या सोचा, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनका प्रतिनिधि भी उन्हीं का चुना हुआ होगा और वो उनके अनुसार, उनके फ़ायदे के अनुसार कानून बनाएगा और इससे जो है हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि अब हमारी भेड़ अगर कोई राजा बन जाएगी, हमारी प्रतिनिधि बन जाएगी, तो हम उससे ऐसा कानून बनवा देंगे कि इस जंगल में किसी भी का शिकार ना किया जाए, तो हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। इससे उनका अर्थ क्या था, वो क्या चाहते थे कि इस समाज में जो हमारे जंगल में है शांति, स्नेह और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की और सहयोग पर आधारित होगा हमारा समाज, तो वहाँ पर सुख समृद्धि और शांति आ जाएगी। अब जो भेड़िए थे उनको ये दिखाई दे रहा था कि हमारे ऊपर तो मुसीबत आ गई, क्योंकि अगर भेड़ जीत जाएंगी तो वो लोग अपना कानून ले आएंगी, वो अपना कानून ये ले आएंगी कि जंगल में किसी को मारा नहीं जाएगा। अब भेड़ियों का तो काम बिना शिकार किए चल नहीं सकता था, अब उनकी हालत ख़राब हो गई। अब अगर ऐसा कोई कानून आ जाए कि भाई नेता जो कहेंगे वो नहीं, जैसा प्रजा कहेगी वैसा ही किया जाएगा, तो जो लोग अपनी सत्ता के बल पे गलत कार्य करते हैं उनके हाथ पैर तुरंत फूल जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब तो हमारी सत्ता गई, अब तो हमारी कोई बात मानने नहीं वाला है। अब हम जो अभी तक लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपनी जेबें भर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने काम पूरे कर रहे हैं, वो सब तो हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है, वो हार जाती है, तो उसके अंदर छटपटाहट जो होती है वो देखने लायक होती है, क्योंकि ये समझ में आता है कि अब हमारी सत्ता ख़त्म हो गई। अभी तक हम जो सफ़ेद को काला, काले को सफ़ेद कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, अब वो चीज़ हमारे हाथ से कम 5 साल के लिए चली गई। हम जो फ़ायदा उठा रहे थे पब्लिक का, वो जो पैसा कमा रहे थे, अब वो तिजोरी बंद हो गई। तो यहाँ पर भी भेड़ियों को ये डर सताने लगा कि अब कानून तो भेड़ों के हिसाब से बन जाएगा, क्योंकि भेड़ की बहुमति ज़्यादा है, तो अब हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी, हम क्या खाएंगे। जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता था, क्योंकि भेड़ें सोच रही थी कि अब हमारे स्वर्ण युग हमारा पास में आ रहा है, हमारी सुरक्षा के दिन पास में आ रहे हैं, और उसके उल्टे जो भेड़िए थे वो लोग घबरा रहे थे कि अब हमारे दिन समाप्त होने वाले हैं। अब अभी तक हम जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं वो अब हमारे दिन जाने वाले हैं। एक दिन बूढ़े सियार जो होता है वो बहुत ही, मैंने कल भी चर्चा की थी कि सियार जो होता है वो बहुत ही चालाक जानवर होता है। उसने कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2 सियार रहते ही है। देखिए यहाँ पर व्यंग है। जो भी बड़े नेता होते हैं उनके पास 2-4 उनके चापलूस रहते ही हैं, जो उनकी चापलूसी करके अपनी जेबें भरते रहते हैं, अपना जो है काम पूरा करते रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है
तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो जब अपनी जेबें भरते हैं तो उनके आसपास रहने वाले चापलूसों को तो वैसे ही फ़ायदा मिल जाता है, या जो इनकी छत्र छाया में बड़े बड़े नेताओं की छत्र छाया में रहते हैं, उनके रहने वाले जो चापलूस होते हैं उनके आसपास, उनके कार्यकर्ता है या जो इनके चमचागिरी करने वाले हैं, वो तो वैसे ही अपने फ़ायदे को पूरा कर लेते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये पूरा का पूरा जो है एक बहुत ही बड़ा व्यंग है, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं। मतलब उनकी हड्डियों, जो भेड़िए छोड़ देते हैं हड्डियाँ, उसी में उतना मांस होता है कि उनका पेट आराम से भर जाता है सियारों का। इसी प्रकार जो बड़े बड़े नेता जो कांड कर जाते हैं, उसी में से इतना कुछ उनके आसपास रहने वाले उनके चापलूसों के लिए बच जाता है कि उनकी भी जेबें भरती रहती हैं, उनके भी अपने मतलब पूरे होते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। देखिए यहाँ पर भी ये पूरा व्यंग्य है। ये नेताओं और उनके आसपास के रहने वाले चापलूसों के विषय में बोला गया है कि भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। दुम हिलाना एक मुहावरा है, मतलब किसी की चापलूसी करना। उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ हुआ चिल्लाकर जय बोलते हैं। जो इनके चापलूस होते हैं वो हर समय इनकी तारीफ़ें करते रहेंगे। जहाँ पर अगर नेताजी ने कुछ बोला नहीं कि वो शुरू हो जाएंगे कि देखिए नेताजी ने ऐसा कहा, नेताजी ने ऐसा कहा, वो तो आपके फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। हर समय उनको प्रोजेक्ट करते रहते हैं वो लोग कि हमारे नेताजी कितने महान हैं, हमारे नेताजी कितना आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हमारे नेताजी आपके फ़ायदे के विषय में कितना सोचते हैं। वो मतलब उनकी चापलूसी में हर समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो आज का चैप्टर हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले पार्ट का रिवीजन हम अगली कक्षा में करेंगे।